सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र है हमारा फर्स्ट ईयर का, उसमें सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वह है नंदों तक मगध का उत्थान। विद्यार्थियों, मगध का आपने नाम सुना होगा, जो कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक महान इसी मगध साम्राज्य के शासक रहे। तो मगध का उत्थान प्राचीन काल में किस प्रकार हुआ, क्योंकि हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी और देखा था कि उस समय छोटे छोटे राज्य थे और उन्होंने धीरे धीरे विशाल रूप लेना शुरू किया था। तो मगध एक विशाल साम्राज्य कैसा बना, तो इसको एक ही टॉपिक में समेटा गया है और आपको कहा गया कि नंदों तक मगध का उत्थान। तो मगध का जो उत्थान मौर्य वंश से पहले हुआ विद्यार्थियों, तो उसमें 3 राजवंशों ने जिम्मेदारी निभाई। उसमें हर्यक वंश, नंद वंश और नाग वंश के नाम उल्लेखनीय हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मगध का महत्व क्या था, या प्राचीन काल में जब मगध का उत्थान हुआ तो उस समय भारत, खासतौर पर उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य थे। तो मगध विद्यार्थियों साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वह प्राचीन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। प्राचीन जो एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, उसमें बौद्ध कालीन यानी महात्मा बुद्ध के समकालीन 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। उन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद ऐसे थे जहां राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। उन 4 महाजनपदों में भी मगध महाजनपद सबसे प्रमुख था। उस समय कोई भी ऐसा महाजनपद नहीं था विद्यार्थियों जो संपूर्ण उत्तरी भारत को एकता के सूत्र में बांध सके और एक केंद्र से उत्तरी भारत का शासन संचालित कर सके, परंतु इनमें मगध ही साम्राज्य का निर्माण करने में आगे चलकर समर्थ हो पाया था। मगध के पराक्रमी शासकों ने धीरे धीरे अपने पड़ोसी कमजोर यानी दुर्बल राज्यों को हड़प लिया और संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना एकाधिपत्य स्थापित उन्होंने कर लिया। इस प्रकार मगध भारतवर्ष का राजनीतिक केंद्र बनने के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति का केंद्र भी बन गया। तो मगध के उदय की विद्यार्थियों में बात करें तो मगध एक बहुत प्राचीन राज्य था। पुराणों के माध्यम से हमें मगध के राजनीतिक उत्थान में पतन की जानकारी प्राप्त होती है। मगध के राजवंश की स्थापना वृद्धरथ ने की थी, जो विख्यात योद्धा जरासंध का पिता था। जरासंध महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली और साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपनी शक्ति को संगठित कर आसपास के सभी क्षेत्रीय नरेशों को हरा दिया और अपने साम्राज्य का प्रसार किया। श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता से जरासंध को पराजित कर दिया, ऐसा उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है। इस युद्ध में जरासंध की मृत्यु भी हो गई और मगध साम्राज्य का पतन होने लगा। किंतु बुद्ध के कुछ समय पहले बिंबिसार, अजातशत्रु आदि के नेतृत्व में मगध में साम्राज्य का पुनः उत्कर्ष हुआ। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद आदि वीर शासकों ने धीरे धीरे भारत के अन्य सभी राजतंत्र व गणतंत्र जनपदों को हराकर संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जो उस समय 16 जनपद थे, उसमें कुछ में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और कुछ में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। छोटे छोटे ये राज्य थे और इनमें एकता का अभाव था, आपस में झगड़ते रहते थे। इसी का फायदा उठाकर मगध के इन शक्तिशाली शासकों ने मगध में इन राज्यों को शामिल कर लिया और मगध जो है फिर एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब हम बात करें कि जब हम कह रहे हैं कि 16 जनपद थे विद्यार्थियों और 4 उसमें से बड़े भी थे, तो ऐसी स्थिति में मगध में ही साम्राज्य का उदय क्यों हुआ, यानी मगध साम्राज्य का ही विकास क्यों हुआ। तो मगध साम्राज्य के विकास के क्या कारण थे, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध के समय में 4 प्रमुख राजतंत्र थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इन चारों में से मगध साम्राज्य का ही विकास हो सका क्योंकि वीर प्रतापी योग्य शासकों के अलावा अनेक परिस्थितियों ने मगध को एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरने में सहायता दी। यानी सिर्फ राजाओं का वीर और प्रतापी और साहसी होना ही साम्राज्य निर्माण में सहायक नहीं था, बल्कि बहुत सारी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी जिसने मगध को एक साम्राज्य का स्वरूप प्रदान किया। तो मगध के उदय में सहायक जो तत्व थे विद्यार्थियों, उनका वर्णन मैं करना चाहूँगी, वो आपको बताना चाहूँगी। उसमें सबसे पहला यह है कि यह प्रदेश जो है मगध का,
गंगा नदी के मैदान के ऊपर और नीचे के भागों में स्थित था और इसके कारण जो है सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था, यानी सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। दूसरा कारण ये था कि यह एक उपजाऊ प्रदेश था और गंगा नदी के किनारे होने के कारण व्यापार का केंद्र बिंदु था, क्योंकि विद्यार्थियों हमने व्यापार पढ़ा है वैदिक काल में भी, तो देखा है कि जल मार्ग जो है व्यापार का एक प्रमुख साधन हुआ करते थे। तो चूंकि मगध गंगा नदी के किनारे था तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक स्थिति उनकी उन्नत थी। तीसरा जो है कारण वह है कि मगध के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर लोहे की खानें थी और उनकी सहायता से, लोहे की सहायता से अलग अलग तरह के औजार और हथियार बनाकर उन्होंने जंगलों को साफ करने में सहायता ली और नए उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार जो है लोहा की खानें वहाँ मौजूद होने से वो अनेक प्रकार के हथियार भी बना पाए और औजार बना पाए और उन्होंने जंगलों को साफ किया और जिससे जो है खेती करने में भी उनको बढ़ोतरी हुई, खेती में भी, और साथ ही उद्योग धंधों को भी प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा एक कारण ये भी था कि मगध के आसपास के जंगलों में हाथियों की बहुलता थी। विद्यार्थियों, प्राचीन काल में हाथी सेना का एक प्रमुख अंग हुआ करते थे। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि हाथी उस समय जो है किलों के दरवाजों को, प्राचीरों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो हाथियों की मदद से जो है उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य लिखता है कि राजाओं की विजय प्रधानतया हाथी पर निर्भर करती है। शत्रुओं की छावनी, दुर्ग आदि को ध्वस्त करने में इन विशाल शरीर वाले हाथियों का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार मगध की हस्ती सेना जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और इसलिए वो अपने शत्रुओं की सेना पर भारी साबित हुई। एक अन्य कारण मगध के विकास का विद्यार्थी ये भी रहा कि यहाँ के राजाओं ने पहाड़ों के बीच में सुरक्षित स्थान छांटकर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। यह बड़ी नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कारण उनका रहा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि केवल प्राकृतिक शक्तियों या साधनों के उपलब्ध होने से ही किसी प्रदेश की उन्नति नहीं होती है। किसी भी राज्य की उन्नति वहाँ के नागरिकों की उच्च आकांक्षाओं और भावनाओं पर भी आधारित होती है। मगध देश में आर्य और अनार्य संस्कृतियों का सुंदर समन्वय हुआ, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल नहीं बन सकी। मगध के उत्थान का एक कारण ये भी रहा कि मगध के राजाओं ने योग्य व्यक्तियों को अपना मंत्री चुना और अच्छा प्रशासन स्थापित किया। इसके अलावा मगध के उत्थान का विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि वहाँ के जो चारण और कवि थे उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से, और इन सभी कारणों का सामूहिक प्रभाव ये पड़ा कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। तो विद्यार्थियों, मगध के उत्थान के तो ये कारण रहे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी हर्यक वंश के बारे में, जो मगध के उत्थान में सबसे प्रमुख वंश आता है और इसका जो समय है वो 544 से 414 ईस्वी पूर्व रहा। और हर्यक वंश का जो प्रमुख शासक था वह था पहला शासक बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में जो पाली ग्रंथ है वो कहते हैं कि वह हर्यक कुल का था। वह एक साधारण सामंत का पुत्र था और श्रेणिक नाम से भी प्रसिद्ध था। महावंश के अनुसार जब वह गद्दी पर बैठा उसकी आयु केवल 15 वर्ष थी। बिंबिसार के मगध सिंहासन पर बैठने के बाद ही सही अर्थों में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू होता है। वह एक सुयोग्य और शक्तिशाली शासक था। वह चक्रवर्ती के आदर्श से प्रेरित था। उसकी महत्वाकांक्षा एक सार्वभौम राज्य की स्थापना थी। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने नीति और शक्ति दोनों से ही काम लिया, यानी कूटनीति और सैनिक शक्ति दोनों से उन्होंने मदद ली और उसने मगध को साम्राज्य निर्माण के पथ पर अग्रसर कर दिया। परिणामतः मौर्य काल में मगध साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप धारण कर लिया। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। उस समय उसके सामने विद्यार्थी बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। उत्तर में वज्जी गणराज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। कौशल और अवंती के शक्तिशाली राजा समस्त कमजोर राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। अंग का राजा भी उसका शत्रु था। अतः अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने तथा साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसने कूटनीति तथा युद्ध नीति दोनों का सहारा
लिया। कूटनीति के अंतर्गत उसने शक्तिशाली राजघरानों में वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी शक्ति बढ़ाई। यानी बिंबिसार की जो राज्य प्रसार की नीति थी, उसमें एक जो है वैवाहिक संबंधों की स्थापना के द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने की नीति भी रही। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है बहुत सारे वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किए। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि उसकी जो प्रमुख रानी थी वो थी कौशल देवी, जो कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन थी। इस विवाह में दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी राज्य का कुछ हिस्सा मिला था, प्रदेश मिला था, जिससे 1 लाख मुद्रा वार्षिक भूमि कर उसे प्राप्त होता था। यानी इस वैवाहिक संबंध से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उसकी दूसरी रानी चेलन्ना थी, जो लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी गणराज्य उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्यों में से एक माना जाता था, और इस विवाह के परिणाम स्वरूप मगध राज्य उत्तर दिशा में सुरक्षित हो गया, क्योंकि उत्तर दिशा से उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता था। उसकी जो तीसरी रानी थी वो शैमा थी, जो पंजाब के शक्तिशाली मद्र राज्य की राजकुमारी थी। ये उसकी प्रमुख रानी रही। उसकी चौथी रानी थी विदय की राजकुमारी वासवी। उसने बिंबिसार के प्राणों की रक्षा उस समय की थी जब वे अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बना लिया गया था, और जब वे कारागार में यानी जेल में था तो उसके लिए भोजन लेकर ये चेलन्ना जो वासवी जो है वो जाती थी। इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप बिंबिसार को अपने पश्चिमोत्तर में स्थित अंग राज्य पर आक्रमण करने में सुविधा हो गई। महावग से ये ज्ञात होता है कि उसकी 500 के लगभग रानियां थीं। यद्यपि विद्यार्थियों ये संख्या अतिशयोक्ति हो सकती है। इन विवाहों के द्वारा बिंबिसार ने उस समय के शक्तिशाली राजवंशों से प्रगाढ़ मैत्री संबंध स्थापित कर उन्हें अपना मित्र बना लिया और मगध राज्य के प्रसार और विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। इन वैवाहिक संबंधों से मगध साम्राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इन विवाहों से न केवल बिंबिसार का समकालीन राजकुलों पर प्रभाव दिखाई देता है, वरन ये भी सत्य है कि इन्हीं की पृष्ठभूमि पर मगध के प्रसाद यानी महल की अट्टालिका खड़ी हुई है, ऐसा मानना है डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी का। वहीं डॉक्टर वी.डी. महाजन कहते हैं कि इन वैवाहिक संबंधों से बिंबिसार को पूर्व और पश्चिम की दिशाओं में राज्य विस्तार के लिए पर्याप्त सहायता मिली होगी। इसके अलावा बिंबिसार ने मैत्री संबंधों की स्थापना के द्वारा भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था विद्यार्थियों, अतः उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध भी स्थापित किए, क्योंकि सभी के साथ तो युद्ध नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए जो शक्तिशाली राज्य है उसके साथ उसने अन्य तरीकों से मित्रता स्थापित की। तक्षशिला के राजा पुष्कर सारी ने प्रगोत के खिलाफ उससे सहायता मांगी थी। उसने उसके राजदूत का स्वागत किया, परंतु दूरदर्शिता का परिचय देते हुए प्रगोत के खिलाफ उसे मदद नहीं दी, क्योंकि वे अन्य राज्यों से या अन्य राजाओं से शत्रुता नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसने अपने पड़ोसी राज्य अवंती से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। अवंती का राजा प्रगोत पांडु रोग से पीड़ित हुआ, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसकी चिकित्सा करने के लिए भेजा। इसीलिए डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि अंतर्राज्यीय संबंध में बिंबिसार चतुर और सफल था। वत्स, मद्र, गंधार और कंबोज आदि राज्यों के साथ उसने दूत संबंध स्थापित किया था। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों की जब हम समीक्षा करें तो हम देखते हैं कि बिंबिसार के इन वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों का परिणाम ये हुआ कि सैन्य शक्ति प्रधान राजा बिंबिसार अपने साम्राज्य विस्तार में काफ़ी सफल रहा। अब मैं चर्चा करना चाहूँगी बिंबिसार की युद्ध नीति की, यानी बिंबिसार ने किन राज्यों से युद्ध किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो बिंबिसार विद्यार्थियों एक साहसी योद्धा था। उसने अनेक राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वोत्तर में यानी पूर्वोत्तर दिशा में किया। उसने सबसे पहले अंग राज्य पर आक्रमण किया। अंग का राजा ब्रह्मदत्त युद्ध करते हुए मारा गया और अंग को मगध राज्य में मिला लिया गया। अंग की राजधानी चंपा में बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को प्रतिनिधि शासक बनाकर भेजा। तो इस प्रकार वैवाहिक संबंधों और विजय नीति द्वारा उसने मगध साम्राज्य के विस्तार में पहला चरण उठाया। अब इसके बाद हम बात करें कि बिंबिसार जो है उसका साम्राज्य विस्तार इन विजयों के बाद कहाँ तक पहुँचा। तो बिंबिसार के शासनकाल में मगध का विस्तार लगभग दुगना हो गया था, यानी बिंबिसार के पास राजारोहण के समय जितना राज्य था उससे उसका क्षेत्रफल दुगना हो गया था।
उसके राज्य का विस्तार जो है 300 योजन था। महावग के अनुसार उसके राज्य में 80,000 गांव थे। जो अधिकारी उसे अच्छा परामर्श देते थे उन्हें वे पुरस्कार देता था, और जो ठीक परामर्श नहीं देते थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था। शासन कार्य में सहायता देने के लिए उसने बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। पहला है उपराजा। ये राजा के बाद सर्वोच्च पद था और वह राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा दूसरा अधिकारी था सर्वार्थक महामात्र। ये अधिकारी सामान्य प्रशासन की देखभाल करता था। तीसरा अधिकारी था सेनानायक महामात्र। यह सेना का मुख्य अधिकारी होता था। चौथा अधिकारी था व्यवहारिक महामात्र। यह न्यायाधीश का कार्य करता था। पांचवा अधिकारी है उत्पादन महामात्र। ये अधिकारी उत्पादन कर एकत्र करता था। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा कि किस प्रकार मगध का उत्थान की शुरुआत हुई, और इसके अगले चरण में हम चर्चा करेंगे अन्य वंशों के नेतृत्व में मगध के उत्थान की। धन्यवाद।